अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शहरियार अली, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमने जो आर्टिकल डिस्कस करना है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें हम पढ़ने वाले हैं आज इंडिकेटिंग द अनसर्टेनिटीज इन द फाइनल रिजल्ट्स। पहले हम ये देखते हैं कि हमारे जो टॉपिक का नाम लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम इसमें क्या करेंगे आज इसके आर्टिकल। तो हम देखते हैं कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जी। इस टॉपिक को समझने के बाद आप क्या कर सकेंगे। अगर आपको दो फिजिकल क्वांटिटीज़ या उससे ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन हैं और आपको कहा जाए कि उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें, दूसरे लफ्ज़ों में इफ़ यू आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द फिजिकल क्वांटिटीज़, तो बच्चों अब याद रखो हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि उसमें अनसर्टेनिटीज़ कैसे फाइंड की जाएंगी। मतलब आपको दो फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन है, आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ में अब ये बात बड़े अच्छे तरीके से पता है कि हमने पिछले आर्टिकल में डिस्कस किया था कि क्या एग्जिस्ट करती है, अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। अब सपोज कर ले कि आपको दो लेंथ्स गिवन हैं, दो टाइम की वैल्यूज गिवन है या मैसेज गिवन है, आपको कहा जाए कि इनको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो जाहिर सी बात है कि टाइम और टाइम ऐड होके टाइम देंगे, मैथ्स और मैथ्स ऐड होके मैथ्स ही देंगे। दूसरे लफ्ज़ों में उनकी एक मेजर्ड वैल्यू होगी और एक उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी, जिसको हमने क्या नाम दिया था, लीस्ट काउंट। मैंने आपको बताया था कि जब भी अब आप चैप्टर 1 में डिस्कशन करोगे, एक फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू गिवन होगी और प्लस माइनस के बाद जो चीज़ लिखी होती है उसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट का नाम देते हैं। इसका मतलब है देखो बच्चों कि अगर हमने दो चीज़ों को ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया तो उनकी मेजर्ड वैल्यूज ऐड तो होंगी, लेकिन उनमें क्या एग्जिस्ट करती होगी, अनसर्टेनिटी। तो वो अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट में ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद कैसे फाइंड करनी है, उस रूल को हम पढ़ेंगे। सिमिलरली दो फिजिकल क्वांटिटीज अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं, मेरा पॉइंटर देख सकते हैं, तो इसमें कैसे रिजल्टेंट वैल्यू में यानी कि फाइनल वैल्यू में अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, उसके रूल को पढ़ना है। सपोज कर लें कि आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है और उस फिजिकल क्वांटिटी में कोई पावर इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो हाफ mv स्क्वायर उसका फार्मूला है। अब मास वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, मास और वेलोसिटी का स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस फॉर्मूले में वेलोसिटी के ऊपर पावर है 2। अब वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी को जब आप फाइंड आउट करोगे वो तो हमारे पास आ जाएगी, लेकिन जब आप हाफ mv स्क्वायर की बात करोगे, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में वेलोसिटी का स्क्वायर है, इसका मतलब है अनसर्टेनिटी अब जब डिपेंडेंट होगी काइनेटिक एनर्जी की, चूंकि वो वेलोसिटी और उसके स्क्वायर पे है, तो उसका भी हमने रूल पढ़ना है कि वो कैसे फाइंड की जाएगी। फिर फोर्थ पॉइंट पे देखिएगा कि फाइंड द एवरेज वैल्यूज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। मेरा पॉइंटर देखिएगा, अगर आप सपोज कर लें कि बहुत सारी वैल्यूज आपने फाइंड की किसी फिजिकल क्वांटिटी की, सपोज लेंथ है, सपोज रेडियस डायमीटर आपको कहा जा रहा है, टेस्ट ट्यूब उसका इंटरनल रेडियस फाइंड करो या डायमीटर फाइंड करो, या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर फाइंड करो या रेडियस फाइंड करो। मतलब अगर आप कोई वाइब्रेशंस सपोज करें ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वाइब्रेटरी मोशन कहीं पे हो रहा है, आपके सामने एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, आपको कहा जा रहा है कि बताओ इसकी टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है, तो आप क्या करते हो, आप नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑब्जर्व करते हो, टोटल टाइम कैलकुलेट करते हो। तो फिर उसमें भी चूंकि टाइमिंग डिवाइसेस आ गई, इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पे भी आ जाएंगे वहाँ पे अनसर्टेनिटी होगी। तो उस टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में कैसे फाइंड की जाती है हमारे पास वैल्यू, वो भी हमने देखती है जो लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो फोर्थ वाली थी वो ये कि हमारे पास जब एवरेज वैल्यूज हम फाइंड कर रहे हैं, एवरेज वैल्यूज का मतलब है सपोज आपने लेंथ की 5 वैल्यूज फाइंड की और आपने उसका एवरेज फाइंड किया, तो उसमें कैसे आप अनसर्टेनिटी को फाइंड करते हो। तो ये जो आखिरी 2-3 लिखे हुए पॉइंट्स हमने इनको भी डिस्कस करना है। मतलब असल में हमने रूल्स या मेथड्स पढ़ने हैं जिससे हम अपने कैलकुलेशंस में क्या कर सकते हैं, अनसर्टेनिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इंडिकेटिंग द अनसर्टेनिटीज का क्या मतलब है, फिर एनालाइजिंग या फाइंडिंग आउट द अनसर्टेनिटीज किसमें, हमारे फाइनल रिजल्ट्स में। इसके लिए हम कुछ बेसिक जो है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस को यूज करना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमें हमेशा दो फिजिकल क्वांटिटीज गिवन होंगी और हमने तीसरी फिजिकल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी होगी। सपोज करें कि हमारे पास x, y और z 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये तीनों डिफरेंट है। x और y हमें गिवन वैल्यूज होंगी और x और y को यूज करते हुए हम एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी z निकालेंगे। यहाँ पे आप मेरा पॉइंटर देख सकते हैं कि z हमने फाइंड आउट करना है। सिमिलरली अब ये तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर दिया x, y, z। अब चूंकि ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, या जाहिर सी बात है ये किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए मेजर की गई है, कोई डिवाइस को मेजर करते हुए यूज की गई है, इनमें क्या एग्जिस्ट करती होंगी,
अनसर्टेनिटीज, और वो कितनी होती हैं? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज उसको नाम दिया जाता है, और उसको हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं। मतलब एट लीस्ट उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जितनी अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, या वहाँ पे हम उसको लीस्ट काउंट भी नाम दे सकते हैं। तो हमने अनसर्टेनिटीज को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? एक्स फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस एक्स, ये जो आप नीचे देख सकते हो, प्लस माइनस डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ एक्स। Similarly, plus minus delta y, absolute uncertainty of y. Similarly, z, which will be obtained by either adding x and y or multiplying or dividing or subtracting, जो भी है उसको हम देखेंगे। मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारा फाइनल रिजल्ट z हुआ करेगा, और z की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हुआ करेगी उसको हम प्लस माइनस डेल्टा z से रिप्रेजेंट करेंगे, x की प्लस माइनस डेल्टा x से, y की प्लस माइनस डेल्टा y से। अभी जब आप एग्जाम्पल समझोगे करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। यहाँ ये हमारे पास आ गई जी इंडिकेटिंग द अनसर्टेनिटीज के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो हमने थ्रू आउट द लेक्चर डिस्कशन करनी है। अब हम रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। मतलब रूल नंबर 1 किसके बारे में है कि फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अगर आपको दो फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है और आपने उनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके नया रिजल्ट ऑब्टेन करना है, उस फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटीज क्या होंगी उसके लिए रूल हम पढ़ते हैं। तो इसको मैं अब पहले आपको रूल समझाऊंगा, फिर उसकी एग्जाम्पल, फिर हम आएंगे जो बुक की नोटेशन है ना उसको। देखिए अगर आप डायरेक्ट बुक की नोटेशन को पढ़ने शुरू हो जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले आपने रूल को समझ के मैं एग्जांपल समझाऊंगा, बाद में हम उसकी नोटेशन भी समझ लेंगे। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आसान है, ज़रा बस गौर से सुनते जब। अब रूल ये कहता है, अगर आप, मैं इसको पढ़ देता हूँ, फॉर एस्टिमेटिंग द अनसर्टेनिटीज इन द फाइनल रिजल्ट, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज which are being added or subtracted are always added। क्या मतलब है जिस बात का? सिंपल वर्ड्स में फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड भी लिख सकते थे हम। इसको थोड़ा सा एलोबरेट किया गया है। कैसे एलोबरेट किया गया उसको जरा गौर से सुनिएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट, अब हमने सपोज किया कि लेट एक्स बी द फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ y एंड z। अब हमारे पास अगर x एक वैल्यू है जो कि फाइनल रिजल्ट है, सपोज कर लें, अब पिछली साइड में हमने उसको z कहा था, चलिए हम इसको x कहते हैं इस केस में। फाइनल रिजल्ट हमारे पास x है जो कैसे आ रहा है, y और z को ऐड करके आ रहा है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी मर्जी से ये सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फाइनल रिजल्ट हमारा x है जो कैसे ऑब्टेन किया जाएगा, y और z को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। अब इसका मतलब है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है y और z को ऐड करके या y और z को सब्ट्रैक्ट करके, तो ये लिख दिया इफ x इज इक्वल टू y प्लस z और x इज इक्वल टू y माइनस z। अब ये तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ना। याद रखिएगा, मैं एक बॉटम लाइन बताने वाला हूँ आपको कि मेजर्ड वैल्यूज हमेशा मेजर्ड वैल्यूज में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती है। मतलब y की मेजर्ड वैल्यू और z की मेजर्ड वैल्यू को आप सिंपल ऐड कर दोगे, सिंपल अर्थमेटिक लगाओगे, और सब्ट्रैक्ट करना होता है अगर y और z को तो सिंपल उनकी मेजर्ड वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देते, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन बच्चों याद रखना, गौर से बात सुनिएगा, जब आपने मेजर्ड वैल्यूज को ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, जाहिर सी बात है फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी क्यों आ रही है, क्योंकि जो चीजें आप ऐड कर रहे हो और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उनमें बजाते खुद अनसर्टेनिटीज थी, तो जाहिर सी बात है फाइनल रिजल्ट में भी अनसर्टेनिटी होगी। मतलब आप एक गलती दोहराते हुए आ रहे हैं, आप उसको ठीक नहीं कर रहे, एक अनसर्टेनिटी आपके माइंड में है, तो वो जब तक क्लियर नहीं होगी वो तो अनसर्टेनिटी परसिस्ट करेगी ना हमेशा। ये मतलब है इस बात का। अब अगर फाइनल रिजल्ट हमारे पास x है, सपोज जैसे हमने कर लिया, तो इस केस में अब डेल्टा x क्या होगी, फाइनल रिजल्ट की अनसर्टेनिटी। कौन सी वाली? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो डेल्टा x इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट whether that result was obtained by adding और subtracting। ऑब्वियसली एक टाइम पे आपको एक ही चीज कहा जाएगा ना परफॉर्म करने को, तो आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। बॉटम लाइन ये है कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं वो हमेशा क्या होती हैं, ऐड होती हैं। देखो डेल्टा y प्लस डेल्टा z लिखा हुआ है, डेल्टा y प्लस डेल्टा z ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, मतलब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ y एंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ z, ये वो चीजें हैं जिनको आपने ऐड किया था y और z को, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यूज को ऐड किया था, इनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को भी ऐड करना है। बेशक आप y और z को सब्ट्रैक्ट करो या y और z को प्लस करो। देखो मेरा पॉइंटर जहाँ मूव कर रहा है, y प्लस z, y माइनस z, ये मेजर्ड वैल्यूज की आ गई आंसर। मेजर्ड वैल्यू के साथ हमेशा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को कैसे लिखा जाता है, प्लस माइनस की फॉर्म में लिखा जाता है ना। हमने ये बात डिस्कशन कर ली है कि प्लस माइनस क्यों होती है, क्योंकि रेंज डिफाइन करनी होती है। पिछला लेक्चर आपको सुनना पड़ेगा इसके लिए।
तो डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जी हमने यहाँ पे लिख दिया इसको, ठीक हो गया। अब ये डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जी हमेशा प्लस देखो ऐड करेंगे एब्सोल्यूट आंसर। क्या मतलब है, इसको एग्जांपल समझते हैं। सपोज कर लो कि आपको, अब मैं स्टेटमेंट नहीं पढ़ता, x1 एक वैल्यू गिवन है 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, x2 एक वैल्यू गिवन है 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। सपोज कर लो ये 2 पॉइंट्स हैं, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कि इट इज द डिस्टेंस x इज डिटरमिन्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन द टू सेपरेट पोजीशंस मेजरमेंट्स x1 एंड x2। यानी कि वो ये बता रहा है कि सपोज एक पॉइंट इतने डिस्टेंस पे है, दूसरा पॉइंट इतने डिस्टेंस पे है, बताओ इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है। सपोज कर लो कि ये आपको क्या गिवन है, लोकेशन ऑफ पॉइंट 1 और ये लोकेशन ऑफ पॉइंट 2 है। मतलब आपका एक इस तरह समझ लो इस चीज़ को कि आपने दीवार पे 2 पॉइंट्स ड्रॉ किए, चले पेज पे 2 पॉइंट्स ड्रॉ किए, एक पॉइंट की लेंथ ये है, एक पॉइंट की लेंथ ये मेजर किया। अब वो कहता है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का फासला या डिस्टेंस कितना है। अब देखो x1 लेंथ मेजर की, मेजर्ड वैल्यू 10.5 गिवन प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसमें 0.1 सेंटीमीटर क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसमें मेजर्ड वैल्यू क्या है, 10.5। अच्छा, दूसरी चीज आपने जो मेजर की x2 26.8 मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या है, उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, यानी कि उसका लीस्ट काउंट है। अगर आप गौर से देखो ना, इन दोनों चीज़ों में, इन दोनों मेजरमेंट्स में एक चीज़ कॉमन है, दोनों की जो मेजरमेंट्स की गई हैं वो सेम डिवाइस से की गई हैं। क्यों? क्योंकि ये 0.1 ये 0.1 नजर आ रहा है कि दोनों का लीस्ट काउंट सेम है, इसका मतलब है सेम डिवाइस से मेजर की हैं। सो x1 और x2 हमें गिवन वैल्यूज हमने यहाँ पे देख ली। अच्छा, अब क्या हुआ, ये गिवन वैल्यूज जो हैं इनके दरमियान जो कि डिस्टेंस फाइंड करना है, तो जाहिर सी बात है दोनों के डिस्टेंसेस को आपस में माइनस करना पड़ेगा। मतलब अब आप समझ लो कि ये इसी तरह है कि आपने सपोज टोल प्लाजा से एक डिस्टेंस मेजर किया, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है जीटी रोड का, रवात का, और आपने कहा कि अच्छा टोल प्लाजा जो है वो इस्लामाबाद में कहीं पे है और रवात तक का हमने मेजर करना है डिस्टेंस। उससे आगे जो शहर है वो है मंदरा, तो आपने कहा कि अच्छा मंदरा का डिस्टेंस 26.8 है, तो बताओ फिर रवात का अगर 10.5 है और इसका 26.8 है तो आपस में ये कितने दूर है, तो फिर 26.8 माइनस 10.5 करना पड़ेगा ना, जाहिर सी बात। तो अब आपने माइनस किया है x2 माइनस x1, यानी कि फाइंड किया है मेजर्ड वैल्यूज को, तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड माइनस करना ही करना होता है। याद रखिएगा जो बेसिक असूल है वो वही रहेंगे, मेजर्ड वैल्यूज तो सब्ट्रैक्ट होनी ही होनी है। तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल लिया 16.3, आप कैलकुलेटर पे इसको वेरीफाई करोगे। और अब जो प्लस माइनस अनसर्टेनिटीज थी रूल के मुताबिक वो क्या होनी है, वो ऐड होनी है। वो क्या होनी है, ऐड। तो 0.1 प्लस 0.1 क्या आ जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर। तो मेजर्ड वैल्यू 16.3 विच इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द टू वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज, लेंथ की वैल्यूज, तो वो तो ऑब्वियसली माइनस ही होनी थी, लेकिन जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज है रूल्स के मुताबिक वो क्या होती हैं, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बात लिखी हुई है। तो इट इज टू बी नोटेड here that the quantities are subtracted but by the rule uncertainties are added. That is very important, मैं बता दिया। अच्छा, अगर सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पे कहा, वो आपको ये कहता कि सपोज इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करो, तो 10.5 प्लस 26.8 ऐड कर दिए जाते और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज भी ऐड ही होती। तो ये हमारे पास 16.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, दिस इज द फाइनल आंसर, फाइनल रिजल्ट। और ये हमारे पास प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, द फाइनल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज इन द फाइनल रिजल्ट। याद रखो बच्चों, हमेशा हमारा जो आंसर होगा मेजर्ड वैल्यूज होंगी फाइनल रिजल्ट्स की, और उसके साथ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को प्लस माइनस किया जाएगा। दैट इज स्टैंडर्ड, ये हम बात पहले कर चुके हैं। अब जरा बुक वाली एग्जांपल भी देख लीजिएगा, उसने क्या कहा है, इफ d1 प्लस माइनस d1 101.41 प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर रिप्रेजेंट्स द इंटरनल डायमीटर ऑफ द मेटल पाइप। अब सपोज कर लो एक मेटल पाइप है, उसका एक इंटरनल डायमीटर है एंड d2 इज द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द मेटल पाइप, देन फाइंड द थिकनेस ऑफ द मेटल पार्ट ऑफ द पाइप इंक्लूडिंग अनसर्टेनिटी। अब सपोज कर लो रिंग जो होती है ना, रिंग आपके पास है, इसको अगर आप एक्सटेंड कर दोगे तो ये क्या बनेगा, पाइप। यानी कि पाइप को अगर आप काटो ना क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका जो बनेगा वो रिंग ही बनेगा। छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो पाइप को तो रिंग बन जाती है। अब देखो आपकी जो रिंग है उसकी थिकनेस फाइंड करनी है। रिंग या डायमीटर की थिकनेस कैसे फाइंड करोगे आप, देखो दो उसकी साइड है ना, आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो आपकी दीवार होती है ना कमरे की, एक इसकी इंटरनल साइड आपको नजर आ रही है, एक बाहर वाली साइड होती है, तो दरमियान में थिकनेस होती है इसकी, नहीं होती, होती है थिकनेस। अगर आपसे कहा जाए कि पाइप की थिकनेस फाइंड करो, तो जाहिर सी बात है अब आपको दो वैल्यूज गिवन होंगी, इंटरनल डायमीटर यानी कि जो इनर साइड है उसकी टोटल लेंथ, और जो एक्सटर्नल साइड है उसकी टोटल लेंथ, यहाँ पे वो गिवन है। अब वो कहता है मैं फाइंड द थिकनेस ऑफ द मेटल पार्ट ऑफ द पाइप इंक्लूडिंग द अनसर्टेनिटी। कहता है थिकनेस फाइंड करो और अनसर्टेनिटी भी फाइंड करो। अब हमारे पास क्या होगा, इसका हमें क्या क्या गिवन है, इंटरनल डायमीटर गिवन, एक्सटर्नल डायमीटर गिवन, क्या फाइंड करना, थिकनेस ऑफ द पाइप, उसको हमने टी से रिप्रेजेंट कर दी।
The find the thickness of the pipe, to find the thickness of the pipe, we should subtract internal diameter from the external diameter. However, we will add its fractional uncertainties, यानी कि absolute uncertainties. कहने का मतलब क्या, इसको बहुत गौर से देखिएगा. कहता है कि अगर आपको थिकनेस फाइंड करनी है तो फिर तो जो इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर है उनका सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी पड़ेगी. और ये ऑब्वियस बात है. देखो ना, आप थिकनेस फाइंड करना चाह रहे हो पाइप की, यानी कि उसने कहा है कि मेटल पाइप की थिकनेस फाइंड करो, तो जाहिर सी बात है चूंकि दो साइड है ना, एक बाहर वाली एक इंटरनल, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वही थिकनेस के बराबर आएगी. तो हमारे पास इसको इमेजिन कर सकते हैं, मैंने जो रिंग वाली एग्जाम्पल दी या जो दीवार वाली एग्जाम्पल दी. सो D इज द फाइनल रिजल्ट विच इज ऑब्टेन्ड बाय D2 माइनस D1, यानी कि मैयड वैल्यूज ऑफ द एक्सटर्नल डायमीटर, मैयड वैल्यू ऑफ द इंटरनल डायमीटर, और प्लस माइनस साथ क्या लिखा हुआ है, मेरा पॉइंटर फॉलो करते जाइएगा जी प्लीज. प्लस माइनस क्या लिखा होता है यहाँ पे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को, और वो हमने क्या करनी होती है, ऐड. तो अब आप खुद तो कर ही लोगे D2 माइनस D1. देखो 0.05 प्लस 0.05, ये असल में अभी हम डायमीटर को हमने ऐड कर दिया एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को, हमारे पास आंसर आ गया. सब्ट्रैक्शन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट्स, यानी कि मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड किया, आंसर आ गया 1.38 प्लस माइनस 0.1 मिलीमीटर, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू आ गई डायमीटर की. जरा लेकिन यहाँ पे आंसर खत्म नहीं हुआ, जरा गौर सुनिएगा. बी केयरफुल नॉट टू सब्ट्रैक्ट द अनसर्टेनिटीज. व्हेन सब्ट्रैक्टिंग द मेजरमेंट्स, अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड, दे आर ऑलवेज एडेड. याद रखना इस बात को, क्योंकि द अनसर्टेनिटीज ऑलवेज गेट वर्स एज मोर द मेजरमेंट्स आर कंबाइंड. जाहिर सी बात है, क्या मतलब है इस बात का, कहता है कि ये नहीं समझ लेना कि सब्ट्रैक्शन से आपका ओवरऑल आंसर अनसर्टेनिटी वाइज कम हो जाएगा, अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी. नहीं, ऐसा नहीं होगा. देखो, अनसर्टेनिटी अपनी अपनी फिजिकल क्वांटिटी की है. एक फिजिकल क्वांटिटी आई, वो अपना एम्बिग्युइटी, अपनी अनसर्टेनिटी साथ लेके आई. दूसरी फिजिकल क्वांटिटी आई, वो भी अपनी एम्बिग्युइटी, अपनी अनसर्टेनिटी साथ लेके आई. देखो ना, दो डाउट्स इकट्ठे हो गए, समझ लो. तो दो डाउट्स इकट्ठे होकर जाहिर सी बात है कम तो नहीं होंगे ना, वो ज्यादा ही होंगे, ज्यादा डाउट. मतलब अगर बस दो बंदे आ जाएं, एक आप खुद परेशान है, दूसरा बंदा आ जाए, आप और आप जो है वो पहले ये समझ रहे थे कि जो दूसरा बंदा आएगा मैं अपना शेयर कर लूंगा उसके साथ परेशानी को, तो वो भी अपनी परेशानी लेके आ जाए, तो परेशानी में इजाफा होता है. तो इस तरह से अभी आपने इसको समझ लेना. अगली इंपॉर्टेंट बात, सिंस द डिफरेंस इन द रेडियस इज रिक्वायर्ड टू फॉर द since the difference in radius is required to find the thickness, therefore diameter and uncertainty must be divided by 2 as the percentage uncertainty is same. देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, थिकनेस फाइंड करने के लिए हमें रेडियस चाहिए होता है. हमने डायमीटर की सारी कैलकुलेशन कर दी. देखो, आपको थिकनेस चाहिए ना, तो सेंटर से लेकर लेफ्ट राइट ऑफ द रिंग या टॉप एंड बॉटम ऑफ द रिंग एक जैसी होगी सारी, ऑब्वियसली बात है. तो हमें वो थिकनेस चाहिए, हमें वो चौड़ाई चाहिए थी, हमें वो मोटाई चाहिए थी बेसिकली. तो अब आपके पास जो थिकनेस है उसको हमने रेडियस के तौर पे फाइंड करना है. तो रेडियस तो हमारे पास सेंटर से आउटर पार्ट का डिस्टेंस होता है ना, तो असल में वही थिकनेस होगी हमारे पास. तो हम उसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से. क्यों डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि डायमीटर असल में 2r होता है, तो r d/2 हो जाएगा. तो यहाँ पे d गिवन था, डायमीटर गिवन था, तो हमारी सारी वैल्यूज को हमने फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मैयड वैल्यूज को भी और अनसर्टेनिटीज को भी. तो हमारे पास यहाँ पे 1.38 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस 0.10 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास आंसर आ गया. फाइनल देखिएगा जरा गौर से, 0.69 प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर्स. दिस इज हाउ वी डिफाइंड इट, यानी कि दिस इज हाउ वी फाइंड दी अनसर्टेनिटीज इन द फाइनल रिजल्ट. तो बॉटम लाइन ये है कि हमने ये रूल पढ़ लिया कि डेल्टा D1 डेल्टा D2 दोनों आपस में ऐड हुए थे. तो हमारे पास जो पिछली एग्जांपल है वो कंपैरेटिवली, और ये एग्जांपल आपके सामने बुक में दी हुई है, वो एग्जांपल आपको समझाने के तौर पे दी थी. तो आप आपने ये याद कर लेनी. आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इस तरह से, स्ट्रेट फॉरवर्ड लेंथ्स दी होंगी और आपको कहा जाएगा ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो. तो आपने फाइंड कर लिया अनसर्टेनिटीज. नाउ सेकंड रूल इज प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी बोलते हैं. कि सपोज अगर आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज को, तो तब अनसर्टेनिटीज को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, हमें यहाँ पे ये चीज़ फाइंड करनी है. मतलब लाजमी तो नहीं है ना कि आप फिजिकल क्वांटिटीज को हर वक्त ऐड और सब्ट्रैक्ट ही करोगे. जाहिर सी बात है कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल F इज इक्वल टू MA, M गिवन हो, A गिवन हो, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो फिर क्या रूल लगेगा. तो उसको प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल भी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल भी बोलते हैं. तो पहले हम रूल को पढ़ लेते हैं. याद देखिएगा, for estimating the uncertainties in the final result, the percentage uncertainties of the physical quantities which are being multiplied or divided are always added. इस केस में अगर आप दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, तो याद रखिएगा इस केस में हमेशा
दोनों चीज़ें जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड किया जाता है। क्या डिफरेंस आया पहले वाले में इसमें? पहले वाले में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ की हम बात कर रहे थे, इस केस में हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ की बात करने वाले हैं। और परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ हमेशा ऐड की जाती हैं वेदर यू आर एडिंग टू क्वांटिटीज और सब्ट्रैक्टिंग टू क्वांटिटीज। क्या मतलब है जी इस बात का? सपोज कर लो कि इफ़ x इज इक्वल टू वाई इंटू जी, यानी कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई करके, फॉर एग्जाम्पल वाई और जी को मल्टीप्लाई करके आप x फाइंड कर रहे हो, या x की वैल्यू अगर फाइंड कर रहे हो आप y बाई जी, यानी कि y डिवाइड बाई जी से, तो रूल दोनों का सेम है। क्या है? द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द x विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द गिवन क्वांटिटीज, यानी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द x इज इक्वल टू प्लस माइनस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन y प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन z। क्या मतलब है जी इस बात का? हमारे पास इस बात का ये मतलब है कि y और z की जो मेजर्ड वैल्यूज होंगी ना, वो तो एज इट इज मल्टीप्लाई करके आ जानी है या डिवाइड करके आ जानी है, लेकिन उनकी जो अनसर्टेनिटीज होंगी वो कौन सी वाली होंगी? परसेंटेज अनसर्टेनिटीज। उनको क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। वो अलग बात है, हम फाइनल आंसर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन आपके माइंड में अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज गिवन होंगी? यूजुअली गिवन नहीं होती, यूजुअली गिवन नहीं होती। क्या मतलब है इस बात का? एग्जाम्पल से समझो इस बात को जरा। अब इसकी नोटेशन हम बाद में देखते हैं, पहले हम एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। देखो रूल क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड करनी है ना। आप देखते हैं इसको एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, बाद में नोटेशन भी समझ लेते हैं कि बुक की नोटेशन क्या है। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम आर मेजर्ड टू बी L is equal to L plus minus delta L. Now L represents measured value, delta L represents absolute uncertainties. अब आप सोच रहे होंगे ये तो हमें absolute uncertainty गिवन है, तो कैसे फाइंड करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी? यस, पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा आपको जाके। क्वेश्चन आपके माइंड में अच्छा आ गया है, लेकिन कैसे फाइंड करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी, अगर आपको याद हो तो हम वो भी बात करेंगे अभी। बहरहाल हमें क्या क्या गिवन है? मेजर्ड वैल्यू ऑफ द लेंथ इज 3.955 प्लस माइनस 0.005 मीटर्स। मेजर्ड वैल्यू दिस इज गिवन, इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन है। एंड डब्ल्यू यानी कि विड्थ इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ऑब्वियसली डब्ल्यू इसकी मेजर्ड वैल्यू होगी, डेल्टा डब्ल्यू इसकी क्या होगी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी, सॉरी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी कि लीस्ट काउंट होगी। सो मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 3.050 प्लस माइनस 0.005 मीटर्स। फॉलो करते जाइए मेरे पॉइंटर को। क्या कहता है? ये दो वैल्यूज गिवन है, लेंथ और विड्थ। क्या कहता है? कैलकुलेट द एरिया। एरिया फाइंड करो, एरिया फाइंड करो यानी कि उसकी मेजर्ड वैल्यू भी, और एरिया की वैल्यू में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वहां से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू क्या होगी, यानी कि एरिया की अनसर्टेनिटी भी हमें फाइंड करनी है, एरिया की मेजर्ड वैल्यू भी फाइंड करनी है। अभी आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी बात मैं क्या करना चाह रहा हूँ। आप देखो गिवन क्या है? लेंथ गिवन, मेजर्ड वैल्यू भी गिवन, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी गिवन, विड्थ मेजर्ड वैल्यू गिवन, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज गिवन। What we have to do is we have to find out the area. अब एरिया हमारे पास जो है वो फाइंड करना है, तो मैंने आपको बेसिक असूल बता दिया। देखो जरा, मेजर्ड वैल्यूज को मेजर्ड वैल्यू से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जनरल बात वही होती है। लेंथ और विड्थ जो आप फाइंड करते आए हो आज तक, एरिया सॉरी जो फाइंड करते हो आज तक, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके आए ना, तो 4.050 मल्टीप्लाई बाय 2955 ये तो लगना ही लगना है इसमें। लेकिन जो अनसर्टेनिटीज हैं उसके लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटीज लेंथ और विड्थ की पहले फाइंड करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट गिवन है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज। और रूल के मुताबिक क्या फाइंड की जाती है? परसेंटेज अनसर्टेनिटीज किस में? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, वो ऐड करनी है, नॉट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज। तो फिर कैसे फाइंड करोगे आप? तो लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे आएगी? अब मैं पहले जनरल फार्मूला बताता हूँ, फिर हम सॉल्यूशन की तरफ भी जाएंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसी भी चीज की क्या होती है? लीस्ट काउंट बाय मेजर्ड वैल्यू। मतलब इस केस में क्या होगा? लीस्ट काउंट 0.005 यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू 4.050 मल्टीप्लाई बाय 100 होता है ना। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट नीचे आओ, लेंथ की उसने फाइंड कर ली परसेंटेज अनसर्टेनिटी, लेकिन उसने किस तरह फाइंड किया? उसने असल में कहा है, उसने अलग अलग भी काम नहीं किया, उसने एक ही स्टेप पे सारा काम कर दिया। उसने लिख दिया 4.050 मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस, उसने इसको एब्सोल्यूट को क्या बना दिया? परसेंटेज। तो उसने क्या किया? 0.005 डिवाइडेड बाय 4.050 मल्टीप्लाई बाय 100। 4.050 मेजर्ड वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, वो तो एज इट इज साथ साथ चल रही है। प्लस माइनस 0.12% आ गया, राउंड ऑफ करके ऑब्वियसली आंसर आएगा। राउंडिंग ऑफ के रूल मैंने बता दिए थे पहले। यहाँ पे आप देखो कि 0.12% ये आ गया हमारे पास इस केस में। किस चीज़ की वैल्यू? लेंथ की वैल्यू। अब लेंथ की वैल्यू में क्या क्या फाइंड कर लिया हमने? हमें अब मेजर्ड वैल्यू भी पता है, हमें अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी पता है। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, मसला नहीं है। मतलब आप सिंपल
लिख दो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन दी लेंथ इज गिवन एज, तो सिर्फ परसेंटेज फाइंड करके एट दी एंड ये सारी कंबाइन कर लो तो इसमें कोई मसला नहीं पड़ता। सिमिलरली वर्ड्स के लिए भी हमने माइड वैल्यू लिखी 2.95 एज इट इज प्लस माइनस 0.005 बाई 2.955 इंटू 100, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी वर्ड्स की भी आ गई 0.17%। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब हमारे पास क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। सिंस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड विड्थ, मैंने पहले बता दिया था, तो आप लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करो 4.050 प्लस माइनस 0.12% इंटू 2.9, यानी कि अब ये सारा कुछ हमने पहले लिख दी है, यानी कि वैल्यूज लिख दी लेंथ और विड्थ की। और याद रखो माइड वैल्यूज हमेशा माइड वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होंगी, लेकिन परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपस में हमेशा क्या होंगी, ऐड होंगी। ऐड, उनको नहीं आपस में मल्टीप्लाई कर देना, किसके मुताबिक, रूल के मुताबिक। तो बेहतर यही होता है कि आप पहले एरिया की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर लो, मतलब बुक में उसने किया हुआ ना जिस तरह सारों को साथ साथ लेके चल रहे हैं। आप सीधा पहले 4.050 को 2.955 को शुरू में ही क्वेश्चन के शुरू में ही मल्टीप्लाई करके उसका एरिया फाइंड कर लो, ये माइड वैल्यू आ गई। और अलग तरीके से फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर लो लेंथ की, फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी विड्थ की, और उनको आपस में ऐड कर दो और एंड पे लिख दो आंसर कि इसका आंसर ये आएगा जी, माइड वैल्यू प्लस माइनस दिस इज द परसेंट। बहरहाल हम बुक को फॉलो कर रहे हैं तो हम इसको देखते हैं दोबारा क्या किया इसने। एरिया की वैल्यू लिखी, लेंथ की वैल्यू लिखी, माइड प्लस माइनस परसेंटेज दोनों को साथ साथ लिख दिया। अब 4.050 मल्टीप्लाई किया 2.955 के साथ, मैंने बताया माइड वैल्यूज आर ऑलवेज मल्टीप्लाइड विद माइड वैल्यूज या डिवाइडेड बाय माइड वैल्यूज, यानी कि उसके ऊपर वो जो हम पढ़ रहे होते हैं ना रूल, वही लग रहा होता है। एडिशन वाला, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला पिछले केस में, इस केस में दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लाई कर दिया माइड वैल्यूज को आपस में। अगर कहा जाता है डिवाइड करो, फिर हम इसको डिवाइड भी कर लेते हैं। अब इन मल्टीप्लिकेशन द परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, यानी कि अब मल्टीप्लाई कर दिया माइड वैल्यूज को, प्लस माइनस साथ क्या लिखा, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को लिखा और उनको आपस में ऐड कर दिया। सो 0.12% प्लस 0.17%, ये हमारे पास वैल्यूज क्या है, गिवन नहीं थी, फाइंड की थी हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को, और इनको क्या कर दिया, परसेंटेज ऑफ दी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द विड्थ को हमने ऐड कर दिया। तो देखो अब माइड वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को हमने रूल के मुताबिक ऐड कर दिया, आंसर आ गया 12.20 मीटर स्क्वायर प्लस माइनस 0.29%। लेकिन बच्चों याद रखो कि ये जो आंसर आया ना हमारा, ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। अगर आप गौर से क्वेश्चन को देखो, जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें तो हमेशा हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन होती है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में। हम इसको क्या करेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे। सो एरिया इज इक्वल टू 12.20 मीटर स्क्वायर प्लस माइनस 0.29%, दिस इज द वैल्यू which is in terms of percentage uncertainty. How do we convert? अब असल में क्या मतलब है इस बात का, देखो 12.20 प्लस माइनस 0.29% का मतलब समझ लो पहले। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि द एरिया इज कैलकुलेटेड एज 12.20 मीटर स्क्वायर विद एन अनसर्टेनिटी ऑफ हाउ मच परसेंट, 0.29%। दूसरे लफ्जों में 12.20 की वैल्यू में कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, इसको हम ये बोल सकते हैं कि 0.29% है। 0.29% का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने 0.29% को जब बोल रहे हो ना, उसको जरा एनालाइज करो। 0.29 पर 100, यानी कि 0.29% बोलते हैं ना, किसका 0.29%, इस 12.20 का। तो सीधा सीधा इसका मतलब होता है, अगर आप इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो ना इस वैल्यू को, यानी कि एरिया की गिवन वैल्यू को प्लस उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को, तो सीधा मतलब है 0.29/100 मल्टीप्लाइड बाय 12.20, 0.29/100 मल्टीप्लाइड बाय 12.20। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 0.29/100 मल्टीप्लाइड बाय 12, जो भी जिधर भी कोई वैल्यू गिवन है ना आपको, अगर आपसे कहा जाता है कि 100 का 5% क्या होता है, अगर आपसे कहा जाए 100 का 5% क्या होता है, तो आप कहोगे 5/100 इंटू 100, 5/100 इंटू 100। अगर आपसे कहा जाए 20 का 5% क्या होता है, 5/100 इंटू 20। तो 0.29% किसकी अनसर्टेनिटी, 12.2 की, 0.29/100 मल्टीप्लाई बाय 12.2, इसका 0.29% फाइंड करो। तो सीधा सीधा 0.29/100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो नीचे से आपने उसने किया हुआ है 12.20, तो एज इट इज आएगा ना। मैंने क्या बताया, हमने इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना, लेकिन ये किसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, 12.2 की, इसकी फिर मल्टीप्लाई करके एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। मतलब ये बिल्कुल वही बात है बच्चों, आपके 100, आपके सपोज कर लो आप कहते हैं मेरे 89% मार्क्स हैं, आपसे कहा जाए 89 कितने में से हैं, तो आप कहोगे 100 में से। तो 89/100 फ्रैक्शन है,
89/100 को कैलकुलेट करके जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो 89% बन जाती है, और अगर आप 89/100 का आंसर लिख देते हो तो वो आता है 0.89, तो वो आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। दोबारा रिपीट कर दूं, 89/100 0.89 इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। 89/100 अगर लिखे रहने देते तो वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी। दिस इज हाउ यू फाइंड इट। तो 0.29% हमारे पास इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लिया। 2.29% इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन 12.2। दिस इज हाउ यू फाइंड इट। तो आपने मल्टीप्लाई किया और ये आपके पास 12.20 प्लस माइनस 0.29/100 से वैल्यू 12.20 प्लस माइनस 0.035 मीटर स्क्वायर। आपने यानी कि अब इसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। आप जुबानी करोगे तो कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आपको समझ आएगी कि मैंने किया क्या। ठीक हो गया। तो ये मेजर्ड वैल्यू आ गई एज इट इज। अब ये किसके साथ लिखी हुई है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज के साथ। अब ये हमारे पास था जो रूल किसका? क्वोशंट का और या प्रोडक्ट का और डिवीजन का, क्वोशंट का या मल्टीप्लिकेशन का। इसकी बुक में देखो कैसे लिखी हुई है इसने, ये सारी कहानी इसने बुक में लिखी हुई। ये देख के बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो क्या किया उसने एट दी एंड। देखो उसने कहा है, सपोज कर लो कि जी हमारे पास फाइनल रिजल्ट है, मेरा पॉइंटर देखिएगा सेकंड लास्ट स्टेप। इसकी परसेंटेज या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे आएगी? प्लस माइनस डेल्टा जी लिख देंगे। ए बी मेजर्ड वैल्यूज ऑफ ए इनटू मेजर्ड वैल्यूज ऑफ बी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई मुश्किल चीज नहीं लिखी हुई। प्लस माइनस क्या? परसेंटेज अनसर्टेनिटी डेल्टा ए प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी डेल्टा बी, दोनों को क्या कर देना? ऐड कर देना। ये सारी चीज़ जो लिखी हुई है आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आप अपने तौर पे इसको समझ सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिखा दिए पहले आपको, ये सारी वही चीज़ें जो एग्जाम्पल में हमने करके आए हैं। बस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपने एग्जाम में इस तरह लिखनी होती है, तो ये अब आपके पास कोई मुश्किल नहीं होगी। एंड पे आप देख सकते हो फिर हमारे पास यहाँ पे फाइनल रिजल्ट में जी प्लस माइनस डेल्टा जी, ए बी प्लस माइनस डेल्टा जी, इट इज कन्वर्टेड बैक इनटू फ्रैक्शनल यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब हमारे पास तीसरा केस, पावर फैक्टर ऑफ अ क्वांटिटी। हाउ डू वी मेजर द पावर फैक्टर ऑफ अ क्वांटिटी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। अगर फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी की बात याद करो, हाफ एम वी स्क्वायर आ गया, यानी कि अब आपके पास कोई ऐसा केस आ गया जिसमें कोई फार्मूला है, उसमें कोई ना कोई पावर है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे हमने ये बात करनी है आज। तो हाफ एम वी स्क्वायर में अब याद रखिएगा, सपोज अगर आपको कहा जाए कि मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो सिंपल रूल्स ये हैं बच्चों, मास और वेलोसिटी का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होनी है अभी भी, लेकिन एक मॉडिफिकेशन के साथ। कैसे? जिसके ऊपर पावर है उसकी पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर देना होता है और बाद में फिर ऐड करना होता है। मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ मास फाइंड करो, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी फाइंड करो, अब ऐड कर दो दोनों को, लेकिन वेलोसिटी के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? जो उसकी पावर है, फॉर एग्जांपल 2, तो 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ मास, दैट विल गिव यू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली अगर लिखा होता कहीं पे फॉर्मूला जिसमें कोई और पावर होती, मतलब आप लोगों ने बहुत सारे फार्मूले पढ़े हुए हैं, जिस तरह अभी एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, ये हमारे पास एक फार्मूला है, सब वो लिखा हुआ है h/½ gt स्क्वायर। ये कैसे आता है इसको हम देख लेते हैं अभी, लेकिन बहरहाल h/½ gt स्क्वायर लिखा हुआ है। हाइट कैलकुलेट करनी है ना, जी की वैल्यू पता होनी चाहिए, टाइम का स्क्वायर यानी कि टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए। जी और टी स्क्वायर हो क्या रहे हैं आपस में? मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। मैं पहले समझा रहा हूँ आपको करना क्या होता है। जी और टी स्क्वायर का मतलब है मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगेगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ने ऐड होना ही होना है, लेकिन टी के ऊपर पावर क्या है? 2 है, तो टी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को 2 से मल्टीप्लाई करके जी की वैल्यू में यानी कि जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी में ऐड करना होता है। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड नाउ, बट विद अ मॉडिफिकेशन, नाउ यू विल मल्टीप्लाई द पावर फैक्टर विद द फिजिकल क्वांटिटी कंटेनिंग दैट पावर। मतलब वेलोसिटी की अगर पावर थी, अगर सपोज करो जी की पावर 3 होती, तो हम 3 इंटू जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी लिखते हैं, सपोज कर लो ना समझने के लिए। अगर टी की पावर यहाँ पे 5 होती, तो हम इस पावर फैक्टर को टाइम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी सारा कुछ वही है, बाकी सारा कुछ मेजर्ड वैल्यू से पहले फाइंड करो हाफ gt स्क्वायर, जी की वैल्यू मेजर्ड वैल्यू को पुट करो, टी की मेजर्ड वैल्यू पुट करो, वो तो आ जाएगी मेजर्ड वैल्यू ऑफ h। लेकिन उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज के लिए यानी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ h के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ ग्रेविटी प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम विद अ मॉडिफिकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई द पावर फैक्टर विद टाइम सो दैट यू कैन गेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द हाइट। तो इसको आप समझ लेते हैं, समझ यहाँ पे लिखा हुआ है सारा कुछ। फॉर एस्टिमेटिंग द अनसर्टेनिटीज इन द फाइनल रिजल्ट ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच इन्वॉल्व पावर फैक्टर,
the percentage uncertainty is multiplied by the power factor of that quantity in which the uncertainty exists. वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करेगी तो वेलोसिटी का 2 पावर आ जाएगी, 2 into percentage uncertainty velocity, that would be the percentage uncertainty for kinetic energy. For example, if you are using half mv square or any other power can be involved over here. ठीक हो गया. अब आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a ball drops from rest from an unknown height h. जाहिर सी बात है, बॉल को ड्रॉप किया अननोन हाई नेट से, यानी कि आपने पकड़ा हुआ है बॉल को, होल्ड किया हुआ है किसी हाइट एच पे जमीन से ऊपर. इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी 0. टाइम t इज टेकन फॉर द बॉल टू हिट द ग्राउंड. छोड़ दिया आपने उसको, नीचे आया, वो कुछ टाइम लगेगा उसको नीचे आते हुए ग्राउंड को हिट करने में, 1.3 प्लस माइनस 0.2 सेकंड, इतना टाइम लगा उसको, जिसकी मैयड वैल्यू 1.3 है, जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.2 सेकंड है. हाइट इज रिलेटेड टू दिस टाइम गिवन बाय द इक्वेशन h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर. अब उसने खुद ही फार्मूला बता दिया आपको कि h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर से फाइंड करो इसकी हाइट क्या है. वैसे क्या किया उसने पता आपको, s इज इक्वल टू vi t प्लस हाफ gt स्क्वायर लगाई. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में vi क्या हो गया 0, तो वहां से फार्मूला बच गया, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, s की बजाय हमने h लिख दिया, डिस्टेंस को हाफ gt स्क्वायर. अब g की वैल्यू कहता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. एज्यूम दैट द वैल्यू फॉर g कैरीज नो अनसर्टेनिटी. खुद ही सब कुछ आसान कर दिया उसने. एंड कैलकुलेट द हाइट h इंक्लूडिंग इट्स अनसर्टेनिटी. क्या मतलब हुआ, हाफ gt स्क्वायर में हाफ में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, ये तो कांस्टेंट है. अब g में भी कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, उसने क्वेश्चन में बता दिया. और t स्क्वायर क्या है, टाइम है, इसमें अनसर्टेनिटी है, और इसकी अनसर्टेनिटी को आप कैलकुलेट करोगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करोगे और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे. तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम आ जाएगी. तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम का स्केल बेसिकली आ जाएगी, जो कि h में इन्वॉल्व है, प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ g. तो टोटल हमारे पास हाइट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी इस केस में. तो अब इसने क्या किया, टाइम की पहले चूंकि हमें एब्सोल्यूट क्वांटिटी के बना, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.2, तो पहले आपने क्या फाइंड करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी. सो 0.2 मैयड वैल्यू जो है 1.3 है, 0.2 हमारे पास लीस्ट काउंट है, तो लीस्ट काउंट बाय मैयड वैल्यू यानी कि 0.2 बाय 1.3 इंटू 100 आ जाएगा. ये देखो यहाँ पे किया हुआ है इसने नीचे, 0.2 बाय 1.3 इंटू 100, तो 1.3 सेकंड तो मैयड वैल्यू थी. साथ हम क्या फाइंड करते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी आ गई, 15.4%. लेकिन बच्चों 15.4% टाइम की आई है, इस बात को माइंड में रखना है, टाइम का स्केयर की नहीं आई. तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देखो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 30.8. ये देखो नीचे, ये देखो मैं पॉइंटर मैंने मूव करा, 15.4 नीचे 30.8. तो हाफ gt स्केयर लगाना ना, हाफ gt स्केयर में पहले मैयड वैल्यूज पुट करो. g की मैयड वैल्यू 9.81, t की वैल्यू 1.3 का स्केयर. तो यहाँ पे आपके पास मैयड वैल्यू से तो आंसर आ जाएगा आपके पास 8.30 मीटर्स. हाइट का यूनिट मीटर होता है, और विद एन अनसर्टेनिटी ऑफ 30.8% करेंगे आप सारा सॉल्व, तो आपको समझ आ जाएगी मैंने क्या बात की. मैंने पहले बता दिया था आपको कि हाफ gt स्केयर में पहले मैयड वैल्यू लगा लो सिर्फ, यानी कि सिर्फ g की वैल्यू पुट करो 1.3, फिर टाइम की g की वैल्यू पुट करो 9.8, टाइम की वैल्यू पुट करो 1.3 का स्केयर. जो भी इसका आंसर आता है वो आएगा 8.30 मीटर्स राउंड ऑफ होके. अब वो मैयड वैल्यू आ गई, अलग स्टेप से आपने कैलकुलेट कर लिया. ये अलग स्टेप में आपने क्या करना है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी हाइट की फाइंड करनी है. तो g की परसेंटेज अनसर्टेनिटी तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन टाइम का परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड की, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 30.8. तो आपने 2 अलग अलग काम करके बजाय इसका कैलकुलेट करने के जैसा बुक में किया हुआ है 8.30 मीटर्स प्लस माइनस 30.8% लिख दिया. अब चूंकि ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी में हमने आंसर लिखा हुआ है, तो इसको दोबारा आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एब्सोल्यूट में. तो आपको पता है 30.8% किस चीज़ का, 8.3 का, तो सीधी सीधी बात है 30.8 डिवाइड बाय 100 इंटू 8.3 जब आप लिखोगे तो वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी. तो हमारे पास ये लिखा हुआ है 8.3 प्लस माइनस 2.6 मीटर्स. दिस इज द फाइनल आंसर. 8.3 इज द मैयड वैल्यू प्लस माइनस 2.6, ये आपके पास वैल्यू आ गई इस तरह से. अब ये सारी बात लिखी हुई है इसने, ये इस तरह लिखी हुई है यानी कि नोटेशन की फॉर्म में. सपोज करो z प्लस माइनस डेल्टा z कोई फाइनल रिजल्ट है जो कैसे ऑब्टेन किया गया है, कोई a प्लस माइनस डेल्टा a की पावर n, ये आपको कोई फार्मूला गिवन था जिसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी a थी और उसकी पावर n थी. तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो है एरिया जब कैलकुलेट करो, सपोज सॉरी नॉट एरिया, कोई a वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो फार्मूले में मैयड वैल्यूज तो पुट करनी ही करनी है ना. हाफ mv स्क्वायर पावर तो लगनी है उस फार्मूले में भी, मतलब हाफ mv स्क्वायर है सपोज, तो v स्क्वायर में यहाँ पे फार्मूला तो लग रहा है ना, पावर तो लग रही है. तो डेल्टा ए के ऊपर भी पावर लगेगी, मैयड वैल्यू के ऊपर भी पावर लगेगी, ये ऑब्वियस बात है. तो फर्क सिर्फ ये होता है कि जो पावर होती है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई हो जाती है. यहाँ पे इसने लिख दिया, देखो मेरा स्टेप यहाँ पे पॉइंटर यहाँ मूव कर रहा है, n इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी डेल्टा ए.
यानी कि a की पावर n, तो फॉर्मूला जो आपने मैयर्ड वैल्यू से पुट करना ही करना है ना। तो मैंने इसलिए पहले एग्जांपल समझाई है ताकि आपको नोटेशन बाद में समझ आए, वरना अगर आप पहले नोटेशन पढ़ोगे तो समझ नहीं आने वाली बात ये वाली। हाफ एम वी स्केयर कहीं पे लिखा हुआ है सपोज, तो जाहिर सी बात है हाफ एम वी स्केयर, पावर उसमें 2 आ गई, एम के ऊपर पावर 1 है, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये नहीं कहना हाफ एम वी स्केयर होल स्केयर नहीं बन रहा, ऑब्वियस बात है। प्लस माइनस क्या लिखना साथ, एन पावर फैक्टर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी, वही बात लिखी हुई है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखी हुई उसने। तो अब फिर हमारे पास यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना होता है इनटू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इनटू बैक। तो जो मैंने एग्जांपल समझाई है पहले उस पर फोकस करो और बाद में उसके ऊपर वापस आ जाओ। अच्छा, अब हमारे पास ये जो नई बुक है ना केपीके की, अगर आप केपीके के स्टूडेंट है तो उसमें 3 ही गिवन है रूल्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कैडिंग, सब्ट्रैक्शन के और पावर फैक्टर के। लेकिन जो पीटीबी की बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है, उसमें अनसर्टेनिटीज इन दी एवरेज वैल्यूज ऑफ मैनी मेजरमेंट्स भी गिवन है। मतलब सपोज कर लो कि आपके पास जो है एवरेज वैल्यूज फाइंड कर लें आप मल्टीपल मेजरमेंट्स की, मतलब आपने लेंथ की 5 वैल्यूज मेजर की। हम करते हैं ना एक्सपेरिमेंट में 3 या 4 मेजर वैल्यूज लेते होते हैं ताकि हमारा जो है वो फाइनल जो आंसर आ रहा है उसमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो, मतलब हम उसमें एक्यूरेट वैल्यू की तरफ जा रहे हो। तो इसके लिए हमने मेजर्ड वैल्यूज़ की अनसर्टेनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है। तो इसको कैसे फाइंड किया जाता है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सीखिए इसको जरा। यानी कि अगर आपको एवरेज वैल्यूज़ फाइंड करनी है, सपोज लेंथ की, टाइम की, जो भी वैल्यूज आप फाइंड कर रहे हैं, कैसे फाइंड करोगे, फाइंड द एवरेज ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज़। आपको जितनी भी मेजर्ड वैल्यूज गिवन है, अगर आप उनकी एवरेज फाइंड करना चाह रहे हो तो डायरेक्ट पहले एवरेज फाइंड करो। अब ऑब्वियसली जितने वैल्यूज गिवन होती हैं उसको उतने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज में डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब जो आपके पास टोटल परसेंटेज होती है आपकी टोटल सब्जेक्ट्स के मार्क्स बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इस तरह। फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच क्वांटिटी फ्रॉम द एवरेज और मीन वैल्यूज। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, जो आपने फाइंड किया ना एवरेज वैल्यू, कंपैरिजन करना है गिवन वैल्यूज का। आपको 5 वैल्यूज जो गिवन थी ना, अब हर एक को कंपेयर करना है एवरेज वैल्यू के साथ और फाइंड करना है कि किस में कितना डिफरेंस यानी कि डेविएशन है। थर्ड स्टेप क्या होगा, देन फाइंड द मीन ऑफ डेविएटेड वैल्यू। ये जो आपने डेविएशन फाइंड किया ऊपर वाले स्टेप में, इनकी भी एवरेज फाइंड कर लो। टोटल डेविएशन, जितनी टोटल क्वांटिटीज की डेविएशन बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज की डेविएशन फाइंड करो। बड़ा आसान है, देखिए कैसे। देखें हम, आपको वैल्यू गिवन है x1 1.50 सेंटीमीटर, x2 1.51 सेंटीमीटर, x3 1.51 सेंटीमीटर। आपको कहा जा रहा है कि इनकी अनसर्टेनिटीज फाइंड करो। कैसे करके, एवरेज फाइंड करके। तो पहला स्टेप क्या था, इन तीनों की एवरेज फाइंड करो। तो एवरेज फाइंड की, देखो x बार एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3, 3 क्वांटिटीज ऐड की, डिवाइड बाय भी 3 होगा, फिर एवरेज जाहिर से बात है 3 का ही होगा ना, तो 3 से डिवाइड करना। तो 1.51 सेंटीमीटर हमारे पास x बार की क्या आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई। ये अभी एवरेज आई है, अनसर्टेनिटी नहीं है, इसमें अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। क्यों करती है अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, क्योंकि x1 भी किसी डिवाइस से मेजर की गई है, ये भी किसी डिवाइस से मेजर की गई है, ये भी किसी डिवाइस से मेजर की है। तो जाहिर सी बात है एवरेज में भी क्या होगी, हमारे पास अनसर्टेनिटी होगी। तो 1.5 सेंटीमीटर तो अभी 1.51 सेंटीमीटर तो अभी हमारे पास क्या आ गई है, इसकी एवरेज आई है। अब कैसे अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, उसके लिए स्टेप 2 और स्टेप 3 हमने करना था। अब क्या था स्टेप 2, कंपेयर करो इसको एवरेज को गिवन वैल्यूज के साथ, मतलब गिवन वैल्यू x1 के साथ डेविएशन फाइंड करना है इसका। 1.51 और 1.50 का डेविएशन क्या आएगा, 0.01 सेंटीमीटर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये माइनस है या प्लस है, मतलब x1 माइनस एवरेज करो, x एवरेज वाली माइनस करो x1 से, तरतीब से फर्क नहीं पड़ता, हम मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो 0.01 सेंटीमीटर का डिफरेंस है ना पहले का, दूसरे का कितना है 1.51, 1.51 डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप डिफरेंस लिखोगे 0.00 सेंटीमीटर। ये नहीं कि डिफरेंस नहीं है तो लिखना नहीं है, क्योंकि उसकी मिस्टेक बता दूँ क्या करते हैं एग्जाम में आप। तीसरा हमारे पास क्या है 1.5, ये 1.52 था, सॉरी फॉर दैट, x3 1.52 सेंटीमीटर, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वैसे मैंने कैलकुलेटर में बता भी दिया था आपको, लेकिन फिर भी 1.3 का डेविएशन क्या होगा 1.51 के साथ, ऑब्वियसली 0.02 का, तो 0.01 का सॉरी। तो हमारे पास यहाँ पे 1.52 अगर हो, ये 1.51 हो, तो 0.01 सेंटीमीटर तीसरी की डेविएशन आ गई। तो तीनों की डेविएशन आपने लिख दी 0.01, 0.00, 0.01, तो ये हमारे पास गिवन डेविएशन आ गई। सिर्फ यहाँ पे मिस्टेक थी, 1.52 को करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे हमने सही किया हुआ काम सारा, ठीक हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या था, डेविएशन की भी एवरेज फाइंड करो। तो 0.01 प्लस 0.00 प्लस 0.01, याद रखिएगा ये 0 की वजह से 2 से डिवाइड नहीं कर देना। 3 की डेविएशन फाइंड की है तो तीनों की एवरेज फाइंड करने के लिए 3 से ही डिवाइड करना है बच्चों। तो 3 से डिवाइड किया, 0.067 सेंटीमीटर आया, इसको राउंड ऑफ करना है हमारे पास, और राउंड ऑफ के रूल हमने पढ़े हुए हैं, तो 0.007 हो जाएगा इस केस में, क्योंकि आपके पास टॉपिंग डिजिट ग्रेटर देन 7 है तो 1 ऐड करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 5 है सॉरी, तो 1 ऐड करना पड़ेगा। ड्रॉपिंग डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो 1 ऐड करना पड़ेगा। 0.007 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पे आ गया। और आपको पता है राउंडिंग ऑफ के रूल क्या होते हैं, तो 0.007 सेंटीमीटर हमारे पास अनसर्टेनिटी इन दी मेजरमेंट आ गई।
तो ये आपने फाइंड कर ली 1.51 मयड वैल्यू प्लस माइनस 0.007 सेंटीमीटर्स, यहाँ पे हमने रूल लगा दिया, यानी कि यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दी मयड वैल्यू 1.51 प्लस माइनस 0.007 सेंटीमीटर्स, तो ये आपके पास मयड वैल्यू आ गई। अब हमारे पास यहाँ पे जो अगली बात है वो ये है कि जो आखिरी केस है अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें कैसे अनसर्टेनिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है या फाइंड किया जाता है। टू फाइंड द फाइनल अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यूज ऑफ मेनी मेजरमेंट्स द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन। क्या मतलब है जी इस बात का? इसका मतलब ये है कि अगर आपको सपोज कर लो कि ऐसा एक्सपेरिमेंट गिवन है जिसमें टाइम इन्वॉल्व, मतलब मैंने बताया था सिंपल पेंडुलम, आपने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑब्जर्व की, ऑसिलेशन ऑब्जर्व की, टाइम लगा, टाइम आपने स्टॉप वॉच से मेजर किया, यानी कि टाइमिंग डिवाइस से मेजर किया। उसके लिए अब चूंकि आप टाइमिंग डिवाइस यूज कर रहे हो तो उसमें अनसर्टेनिटी होगी। जब भी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसके लिए लीस्ट काउंट है ना, उसकी लिमिटेशन है ना, तो उसमें अनसर्टेनिटी तो आएगी। वो अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट में कैसे आएगी उसको हम फाइंड करते हैं। रूल पढ़ते हैं इसका। स्टेप 1 क्या जी? फाइंड द टाइम पीरियड बाय डिवाइडिंग टोटल टाइम विद टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ऑब्वियसली आप टाइम ऑफ वन वाइब्रेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हो ना, टोटल टाइम आपने जो ऑब्जर्व किया उसको टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन से ऑब्जर्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो सिंगल टाइम आ जाएगा, यानी कि एक ऑसिलेशन का टाइम आ जाएगा। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। याद करो इस चीज को। तो इसलिए टोटल वाइब्रेशंस बाय टोटल टाइम, दैट वुड बी द टाइम पीरियड, दैट वुड बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। तो पहला स्टेप हमने ये कर लिया। अब इस टी में क्या एग्जिस्ट करती है, इस वन वाइब्रेशन के टाइम में क्या एग्जिस्ट करती है? अनसर्टेनिटी। सो फाइंड द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। याद रखो अब टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे आती है? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। ये फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको। लीस्ट काउंट बाय टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, दिस इज द एस्टिमेटेड अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड। बड़ा आसान होगा काम। पहले टाइम पीरियड फाइंड किया, मैंने कहा मयड वैल्यू ऑफ द टाइम आ गया, और प्लस माइनस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब किस तरह होता है ये सारा कुछ? ये गिवन होगी हमें। सपोज अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 30 वाइब्रेशंस इन 54.6 सेकंड्स। एक सिंपल पेंडुलम है, उसकी 30 वाइब्रेशंस को कितना टाइम लग रहा है? 54.6 सेकंड्स अक्कर करने के लिए। हमें टाइम पीरियड चाहिए ना। इफ द स्टॉप वॉच इज एक्यूरेट अप टू 1/10 ऑफ द सेकंड, व्हाट डज दिस मीन? 1/10 ऑफ द सेकंड, 0.1 कैसे? 1/10 आएगा ना। फिर 1/10 ऑफ अ सेकंड का मतलब क्या है? 0.1 सेकंड, यानी कि लीस्ट काउंट, यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उसकी कितनी है? 0.1 सेकंड्स। देन एस्टिमेट द अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड। कहता है फाइंड करो इसकी अनसर्टेनिटी टाइम पीरियड में क्या होगी। सो फॉलोइंग स्टेप्स जो हमने पहले किए थे, पहले तो हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। टोटल टाइम बाय टोटल वाइब्रेशंस, 54.6 सेकंड फॉर टोटल टाइम बाय 31.82 सेकंड्स आ गया हमारे पास आंसर, यानी कि 1.82 सेकंड्स इज द टाइम पीरियड। इसमें क्या एग्जिस्ट करती है? अनसर्टेनिटी। तो वो कैसे फाइंड करनी थी? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करके। कैसे? लीस्ट काउंट जो गिवन हमारे पास 1/10 यानी कि 0.1, ये 0.1 करना, प्लीज इसको 0.01 देख लीजिएगा, इसको ये 0.1 करना डिवाइड बाय 30, तो हमारे पास यहाँ से जो आंसर आएगा वो क्या होगी? इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.1/30 का जो आंसर है उसको मैं जरा फाइंड आउट कर लूँ, क्योंकि गलती से मेरे से अब ये लिखा गया है, तो मैं इसको बता ही दूँ आपको कि अगर 1/10 ऑफ द सेकंड गिवन हो, 0.1 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो 30 होगा तो 0.003 सेकंड्स होगा। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा जी काइंडली। ये हमारे पास 0.003 होगा, नॉट 0.0003। 3 0 नहीं होंगे, 2 0 होंगे, बिकॉज ये इसके लिए कैलकुलेट किया गया। ये तो 1/100 ऑफ द सेकंड के लिए कैलकुलेट किया गया। बहरहाल 1/10 करना था हमने, तो 0.1/30 करना था, तो 0.003 यानी कि 0.003। तो फाइनल आंसर में भी 1.82 प्लस माइनस 0.003। टाइपिंग मिस्टेक इसमें भी होगी, पिछले भी सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे हमारे पास रूल समझना था, वो आपने समझ लिए, यानी कि लीस्ट काउंट बाय टोटल वाइब्रेशन से हम क्या कहते होते हैं, उसकी अनसर्टेनिटी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। It is advisable to count large number of swings of vibrations to the reducing timing uncertainty. That is obvious. आप जितना ज़्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस लार्ज रखोगे उतनी आपके पास वैल्यू जो है वो अनसर्टेनिटी में रिड्यूस होकर आएगी। तो यहाँ पे आपके पास जो है यानी कि जितनी बार एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करोगे लार्ज वैल्यू रखोगे उतनी हमारे पास कम आ जाती है। तो ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, ये बात हमने यहाँ पे लिख दी है। अब आपके पास फिर इस तरह से फाइंड किया जाता है टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में अनसर्टेनिटीज को। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आता तो आपको पता है, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, शुरू में देखिएगा, थंबनेल में गिवन होता है, हमेशा वीडियो की थंबनेल में गिवन होता है, तो उस पर आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।